आधुनिक राजनीति विज्ञान में मुख्य चीज क्या होगा? सिद्धांतों का निर्माण। सिद्धांतों का निर्माण कैसे होगा? पहले समस्या ढूंढेंगे, जहां समस्या है वहां जाएंगे, तथ्यों को इकट्ठा करेंगे। बहुत सारे जो है तरीके हैं, प्रश्नावली है, सर्वे है, पर्यवेक्षण है, और आप उनको जो है वहां से तथ्यों को ले आएंगे। फिर उनका आप जो है तकनीकों के प्रयोग से विश्लेषण करेंगे, फिर निष्कर्ष निकालेंगे, निष्कर्षों का परीक्षण करेंगे, हाँ भाई कहीं गड़बड़ी तो नहीं है, और उसके बाद फिर उसके आधार पर सिद्धांत का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो यह जो है अनुभविक है, जहां आपको समस्या का अनुभव करना पड़ेगा शोधकर्ता को, तभी जो है सर्वे के आधार पर हम जो है निष्कर्ष दे सकते हैं और सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान की एक बड़ी विशेषता है कि सिद्धांतों का निर्माण इसमें मुख्य चीज है। अब अगली जो है विशेषता है कि पद्धत विज्ञान एवं मूल्य सापेक्षवाद। सापेक्षवाद, यहाँ पे जो मूल्य सापेक्षवाद की बात है कि जो शोधकर्ता जो है क्षेत्र में जाएंगे सर्वे इत्यादि के लिए, राजनीतिक समस्याओं को समझने के लिए, उनका अपना व्यक्तिगत क्या मूल्य है, उनकी अपनी व्यक्तिगत क्या सोच है, उससे वह जो है उस अध्ययन को बिल्कुल मुक्त रखेंगे। व्यक्ति जो बता रहा है, जिससे आप प्रश्न पूछ रहे हैं, वह जो प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं उसी प्रश्न उत्तर को आप नोट करेंगे, और इस बात को उसका अनुभव नहीं होने देंगे जो उत्तरदाता है कि आपका निजी मत, निजी विचार उस समस्या पे क्या है, क्योंकि फिर तथ्य सही नहीं मिलेंगे। आप चुनाव मतदान व्यवहार के बारे में ही चुनावी सर्वे में गए हुए हैं, अगर आपने शुरू में ही किसी पार्टी के जो है प्रशंसा कर दी या उसकी आलोचना कर दी, तो आपको सही उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये समझ जाएगा भाई ये जो है फला राजनीतिक दल के हो सकते हैं, या हो सकता है ये लोग पता करा रहे हैं कि वोट किसको क्या दिया है। तो आपका कोई जो है मत नहीं है, आप बिल्कुल तटस्थ हैं, और आपका कोई व्यक्तिगत विचार जो भी है वह आप तक है, उस समस्या के अध्ययन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो मूल्य सापेक्षवाद यह कहता है कि जो शोधकर्ता है उसके निजी जो है राजनीतिक मूल्य है, राजनीतिक विचार हैं, उनका प्रभाव सर्वे पर नहीं पड़ना चाहिए। जिस तरह से आप क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, उसका प्रभाव जो है केमिस्ट्री की प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय नहीं पड़ता है, कोई नहीं पड़ता है। लेकिन वहां यह है कि भाई जिस पे प्रयोग कर रहे हैं वह क्या है, निर्जीव है, पदार्थ है, लेकिन जिस पे हम यहाँ पे कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, वह क्या है, सजीव है, और वह मानव है, वो जो चेतनशील है वो परिवर्तित होता रहता है। तो इसलिए जो है इसको बिल्कुल आपको मुक्त रखना है, तभी जो है सही निष्कर्ष प्राप्त करके जो सिद्धांत बनाएंगे वह वास्तविक होंगे। इसमें लिखिए कि इसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने, पर बल दिया गया, और यह कहा गया कि शोधकर्ता अपने अनुसंधान से, इस शोधकर्ता अपने अनुसंधान से अपने स्वयं के मूल्यों एवं धारणाओं को, स्वयं के मूल्यों एवं धारणाओं को अलग रखता है। इस प्रकार इनका अपने अध्ययन पर
किसी प्रकार इनका अपने अध्ययन पर किसी प्रकार प्रभाव नहीं पड़ने देता है। अगला है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत जो है यह जोर दिया गया कि राजनीति विज्ञान में उन सभी जो है प्राकृतिक विज्ञानों एवं सामाजिक विषयों के अंतर्गत जो नई नई तकनीकें विकसित हुई हैं, नए तरह के उपागम हैं, उनका उपयोग जो है राजनीतिक समस्याओं के, राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन में किया जाना चाहिए। क्योंकि जब आया व्यवहारवादी जो है उपागम राजनीतिक विज्ञान में, तो राजनीतिक विज्ञान जो है बहुत पीछे था। वो पारंपरिक राजनीतिक विज्ञान था, जिसकी वजह से उनको नहीं बुलाया जा रहा था, सम्मान नहीं मिल रहा था राजनीतिक शास्त्रियों को। तो उन्होंने ठाना कि राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान बनाना है। पर अचानक जो है तकनीकें तो उत्पन्न होने जाएंगी, तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि भाई हम जो है दूसरे विषयों में उपलब्ध नवीनतम तकनीकों का उपयोग राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन में करेंगे। चाहे वह प्राकृतिक विज्ञान हो, चाहे जीव विज्ञान हो, चाहे समाजशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, मिलिट्री साइंस हो, मनोविज्ञान हो, उन सबके तकनीकों का उपयोग करते हुए राजनीतिक विज्ञान को अधिक व्यवहारिक एवं जो है वास्तविक बनाने का प्रयास किया जाना है। ठीक है, तो अंतर अनुशासनात्मक उपागम को अपनाया गया। और अगला लिखिए कि शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध निश्चित तौर पे घनिष्ठ संबंध है। जब तक सर्वे करेंगे नहीं, तथ्यों को इकट्ठा करेंगे नहीं, तब तक हम सिद्धांत का निर्माण कहां से करेंगे। और दूसरी चीज यह भी है कि सिर्फ यही नहीं है, इन दोनों में घनिष्ठ संबंध एक तरफ से नहीं है, यह दोहरा है। क्योंकि एक निश्चित सिद्धांत को बनाने के उद्देश्य से भी आप जो है सर्वे कर सकते हैं। ऐसे आप जो है पीएचडी करना शुरू कर दीजिए, क्या निष्कर्ष निकालेंगे, तो उसके लिए पहले हाइपोथेसिस बना लेते हैं। ठीक है, एक फ्रेमवर्क बन जाता है कि हम इन चीजों को इस एरिया के अंतर्गत इन विषयों का अध्ययन हम करेंगे। तब जो है, तो जब सिद्धांत रहेगा, बिना सिद्धांत के कि किस चीज के लिए आप सर्वे करने जा रहे हैं, बहुत सारा डाटा जो है, अनगिनत डाटा उपलब्ध है सोसाइटी में, तो आपको निश्चित करना पड़ता है कि इस समय से इस समय के बीच का इस विषय वस्तु पर आप तथ्य इकट्ठा करके सिद्धांत का निर्माण करेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि भाई शोध करेंगे, तथ्य इकट्ठा करेंगे, रिसर्च करेंगे, फील्ड में जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, उसके आधार पे इनका विश्लेषण करके सिद्धांत का निर्माण करेंगे। और जब हम सर्वे करने के लिए जाते हैं तो निश्चित तौर पे हमें तय होता है कि हम इन चीजों पर ही जो है सर्वे करेंगे। जब चुनावी सर्वे में जाते हैं तो प्रश्नावली ऑलरेडी तैयार होती है ना। मनमाना प्रश्न पूछेंगे, कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले से बड़ी चीज होती है कि प्रश्नावली तैयार हो, अगर जो है मतदान व्यवहार के लिए जा रहे हैं तो, कि भाई किन किन प्रश्नों को पूछना है, जिसका जो है जिसके आधार पर हम निष्कर्ष बना सकें। अब उसमें नहीं पूछते हैं कभी भी हमको कितने भाई बहन हैं, उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो इसलिए पहले होता है कि अगर सर्वे करें, शोध करें और उसके आधार पे विश्लेषण करके हम सिद्धांत का निर्माण करें। इसमें जो है लिखिए कि आधुनिक राजनीति शास्त्रियों का एकमात्र उद्देश्य, आधुनिक राजनीति शास्त्रियों का एकमात्र उद्देश्य राजनीति के सैद्धांतिक प्रतिमानों को विकसित करना है।
जो मॉडल्स हैं विकसित करना है, जिसके लिए शोध किया जाना आवश्यक है। एक जो है कथन रह गया था, उसमें लिख लीजिए। एसपी वर्मा ने एक चीज कही है, ठीक है, डॉक्टर एसपी वर्मा, अंतर अनुशासनात्मक उपागम में वह महत्वपूर्ण चीज है, लिख लीजिए कि अंतर शास्त्रीय उपागम अपनाने के कारण, अंतर शास्त्रीय उपागम अपनाने के कारण राजनीति विज्ञान के विषय में एक प्रकार की क्रांति आ गई है। एक प्रकार की क्रांति आ गई है। यह स्टेटमेंट कई जगहों पे पूछ लेता है। अगला लिखिए कि अनुशासन की स्वायत्तता एवं विकास के प्रति जागरूकता। राजनीति विज्ञान एक अनुशासन ही है, ठीक है। अनुशासन की स्वायत्तता एवं विकास के प्रति जागरूकता। आधुनिक राजनीति विज्ञान की एक प्रवृत्ति रही, एक विशेषता है कि जो नए जो है विद्वान आए, चाहे डेविड स्टर्न हो, चाहे जो आमंड पावेल हो, ठीक है, या फिर आगे चल करके कार्ल डायच हो, लुशियन पाई हो, जिन्होंने राजनीतिक विकास की बात की, इन सब विद्वानों ने यह प्रयास किया कि ऐसे सिद्धांतों का, ऐसे प्रतिमानों का निर्माण किया जाए जिससे राजनीति विज्ञान को स्वायत्त बनाया जा सके। स्वतंत्र तो बिल्कुल पूरी तरह नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन स्वायत्त रखें, दूसरे विषयों से भी सहयोग लें और उसके माध्यम से नए नए प्रतिमानों का, नए नए मॉडलों का निर्माण करें और राजनीति विज्ञान को स्वायत्त और विकसित करने पर बल दें। कि तरह तरह के मॉडल्स आ रहे हैं, उसके अपने निष्कर्ष आ रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, नए जो है सिद्धांत दिए जा रहे हैं। राजनीतिक विकास के ही बहुत सारे विद्वानों के अपने जो है मॉडल हैं। इसी तरह से कार्ल डायच का जो है राजनीतिक संचार का मॉडल बहुत प्रसिद्ध है। लुशियन पाई के बाद इधर जो है आपके डेविड एप्टर वगैरह ने जो है नए मॉडल बनाए हैं, और डेविड स्टर्न ने तो विभिन्न प्रकार के मॉडल बनाए। कार्ल जो है इनका है, आमंड पावेल का संरचनात्मक प्रकारात्मक मॉडल है। राजनीतिक संस्कृति के बारे में इन लोगों के अपने विचार हैं। तो वह जो है इस बात पे बल दिया कि राजनीति विज्ञान को स्वायत्त बनाया जाए और उसको विकसित भी किया जाए, ताकि जो है विषय प्रगत करे और विषय के जो विद्वान हैं उनका और विषय दोनों का सम्मान बने। अगली चीज लिखिए कि एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में उदय। यह है कि राजनीति विज्ञान को मौलिक बनाने का प्रयास किया गया कि अब किसी के बहुत अधीन न रहें, ठीक है, और इस तरह की प्रवृत्ति हो। स्वायत्त होने के साथ साथ यह प्रयास किया गया कि जब हम विज्ञान बना देंगे तो वह स्वतंत्र रूप से जो है वह दूसरे विषयों सहयोग तो लेगा, लेकिन किसी विषय विशेष के अधीन नहीं होगा, स्वतंत्र रूप से उसका विकास होगा और हम सिद्धांतों का निर्माण करके जो है राजनीति विज्ञान को और अधिक सम्मानजनक स्थिति देने का प्रयास करेंगे।
ठीक है। और उसके लिए जो है चाहे शुरुआत में अरस्तु रहे हो, बाद में जो है तो बड़े स्तर पे मॉडलों का निर्माण हुआ जो है व्यवहारवादी उपागम के उपयोग के बाद, और राजनीतिक विज्ञान को एक स्वायत्त एवं स्वतंत्र विषय के रूप में लाने का प्रयास किया गया। अंतिम चीज है कि व्यापक समस्याओं का मूल्यांकन एवं समाधान। व्यापक समस्याओं का अध्ययन एवं क्या मूल्यांकन एवं समाधान। यह जो है व्यवहारवादी उपागम जब आया तो शुरू में तो बहुत अच्छा लगा कि भाई बहुत अच्छी चीज है, राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मूल्य सापेक्षता की जो प्रवृत्ति थी मुख्य, वह धीरे धीरे जो है ऐसी स्थिति हो गई कि मूल्य सापेक्षता रखेंगे, मूल्यों से हमारा कोई संबंध नहीं है। दूसरी चीज जो है वह रहा सिद्धांत निर्माण। दो चीजें रही जिसकी वजह से धीरे धीरे जो है व्यवहारवादी उपागम का महत्व घटता गया। क्या मूल्य निरपेक्षता या मूल्य मुक्तता और सिद्धांत निर्माण, लगातार सिद्धांत निर्माण होते रहे। यह हो गया कि सिद्धांत का निर्माण करना महत्वपूर्ण चीज हो गई है। किस विषय पर सिद्धांत का निर्माण करना है, उसका मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने में क्या योगदान है, उसका महत्व समाप्त हो गया। और यही जो है दो चीजें महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण कमियां आई व्यवहारवाद में, जिसकी वजह से व्यवहारवाद के जनक डेविड स्टन को माना जाता है। उन्होंने ही जो है उत्तर व्यवहारवादी उपागम के आने की घोषणा की, जिसमें जो है मूल्यों पर बल दिया गया एवं कर्म पे बल दिया गया कि प्रासंगिकता उसमें महत्वपूर्ण चीज है कि हम उन्हीं विषयों का अध्ययन करेंगे जो मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने में जिनका उपयोग हो सकता है, जो मनुष्य के जीवन को अच्छा बना सकते हैं। हर चीज पर जो है शोध करने की जरूरत नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है जिससे। और दूसरी चीज, अगर जो है मूल्यों पे बल नहीं देंगे तो मूल्यों पे बल, और दूसरा प्रासंगिकता, इन चीजों को फिर अपनाया गया कि अगर जो है राजनीतिक अध्ययन कर रहे हैं और लोकतंत्र और तानाशाही का अध्ययन करके हम तानाशाही की निंदा नहीं कर सकते, उसकी कमियों को नहीं बता सकते और लोकतंत्र को अच्छा नहीं बता सकते, तो राजनीतिक अध्ययन करने का कोई मतलब नहीं है। इतना भी निरपेक्ष नहीं होना है कि जो है कौन व्यवस्था गलत है और कौन सही है उसको हम लिख सकें। और दूसरी चीज, हम शोध उन्हीं पर करेंगे जिससे मनुष्य के जीवन को अच्छा बनाया जाए, इसके बेहतर बनाया जा सके, अन्यथा इस प्रकार के किसी भी अध्ययन का कोई महत्व नहीं है। और यही सबसे बड़ी कमी जो है निकल गई थी व्यवहारवाद की, जिसके बाद उत्तर व्यवहारवाद का आगमन हुआ। और यह वही टाइम है जिसमें आप देखेंगे कि लोक प्रशासन में नव लोक प्रशासन का आरंभ होता है। ठीक है, मेनोब्रुक सम्मेलन वगैरह जो है के बाद यही आता है। उसमें भी जो है मूल्यों पर कहा जाता है कि सामाजिक न्याय वगैरह जो है वो लोक प्रशासन के मुख्य चीज होनी चाहिए, वही टाइमिंग है। तो जो है यह प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए हुआ कि भाई जो समस्याएं हैं उनका हम अध्ययन करेंगे और राजनीतिक अध्ययन को हम प्रासंगिक बनाए रखेंगे। जो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं वह मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ही किया जा रहा है। यह इसकी एक प्रमुख विशेषता है। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसमें हम लोग तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे, और वो है कि परंपरागत एवं आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में अंतर। पॉइंट वाइज करते हैं, ठीक है, जहां जरूरत है उस पर डिस्कस हम कर लेते हैं कि दोनों में अलग अलग जो है पॉइंट पे क्या अंतर है। लिखिए कि परंपरागत एवं आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में अंतर।
इस तरह से बना लिया जाए बेहतर होगा। आप लोग बना लीजिए टेबल। क्रमांक कर लेते हैं। विषय परंपरागत राजनीति विज्ञान, और आधुनिक राजनीति विज्ञान। पहला जो है, जो विषय है, जो दोनों पे अंतर दिखता है वह है, लिखिए कि परिभाषा के संबंध में। परिभाषा के संबंध में अंतर है। क्या अंतर है? जो परंपरागत राजनीति विज्ञान में परिभाषाएं हैं और मुख्यतः राज्य एवं सरकार को केंद्र में रख करके दी गई हैं। परिभाषाओं के 3 वर्ग आए थे। इसमें कहा गया था कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन है, दूसरा था कि राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है, जिसमें लिकाक्रियनशील स्पेशली बात करते हैं कि राज्य जो है वह राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है, इस तरह की बात होती है। और तीसरा है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। ठीक है। आधुनिक राजनीति विज्ञान में परिस्थितियां बदल गई हैं। अब राज्य और सरकार मुख्य चीज नहीं रही है। इसमें नोट कर लीजिए कि जो है आधुनिक राजनीति विज्ञान में लिखिए कि इसमें मुख्य विषय वस्तु राज्य के स्थान पर, आधुनिक वाले में लिखिए कि इसमें मुख्य विषय वस्तु राज्य के स्थान पर मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार है। मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार है। राजनीति विज्ञान को शक्ति और सत्ता का विज्ञान माना गया है। शक्ति और सत्ता का विज्ञान माना गया है। दूसरा है विषय क्षेत्र संबंधी। विषय क्षेत्र, इसमें अंतर है मुख्य रूप से। इसमें भी जो है इन्हीं को रखा गया कि राज्य राजनीतिक चिंतन, राज्य का जो है अतीत का, राज्य के वर्तमान का, राज्य के भविष्य का वर्णन, राजनीतिक चिंतन है, राजनीतिक सिद्धांत है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, लोक प्रशासन है, तुलनात्मक राजनीति है। ठीक है, वो सब चीजें इसके अंतर्गत विद्यमान हैं। लेकिन जो है आधुनिक राजनीति विज्ञान इससे भिन्न हो गया है। अब उसमें क्या चीजें हैं, लिखिए कि परंपरा, इसमें लिख लीजिए इसी में कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में राज्य सरकार के कार्यों आदि का संस्थागत अध्ययन इसमें लिखिए दूसरे में कि संस्थाओं के स्थान पर प्रक्रियाओं का अध्ययन। व्यक्ति के राजनीतिक
व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। तीसरा अंतर लिखते हैं प्रकृति के संबंध में। इसमें लिखिए कि मुख्यतः कला, मुख्यतः कला। कुछ लोगों ने कहा कि विज्ञान है, कई लोगों ने कहा, अरस्तु ने खुद सर्वोच्च विज्ञान माना, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब सम्मान बस बताते हैं कि भाई जो है विज्ञान है, लेकिन वास्तव में विज्ञान जैसी चीजें नहीं उभर के आती हैं। ठीक है, अंततः एक विद्वान ने कह दिया कि भाई हम उसी तरह मान सकते हैं जिस तरह से मौसम विज्ञान को विज्ञान मानते हैं, कभी कभी सही भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन उस तरह से नहीं है जिसमें कि तथ्यों के जो है विश्लेषण प्रयोग के बाद जो है हम निष्कर्ष निकाल रहे हों और हर परिस्थिति में एक समान परिणाम देते हों, ऐसा नहीं है। लेकिन जो है आधुनिक राजनीति विज्ञान में लिखिए कि विज्ञान या मूलतः लिख दीजिए उसमें कि मूलतः विज्ञान। अगला लिखिए अध्ययन पद्धतियों के संबंध में अंतर। लेकिन यह भी हमें ध्यान रखना है कि यह पूरी तरह से नहीं हो गया है, कभी भ्रम में हम नहीं रहेंगे। ठीक है, विज्ञान बनाने बल दिया, असली चीज व्यवहारवादियों की यही थी कि राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान बनाना है, लेकिन वह सफल नहीं रहे। क्यों सफल नहीं रहे? क्योंकि जिसके ऊपर प्रयोग करना है, जिसके ऊपर परीक्षण करना है, वो मनुष्य है। हमारे आपके जो राजनीतिक विचार अभी हैं वो 10 साल बाद यही रहेंगे कि नहीं रहेंगे कह नहीं सकते हैं। परिस्थितियां बदल जाएंगी, विचार बदल जाएंगे। आजकल तो हितों के आधार पर लोगों के विचार बदल जाते हैं। तो मूलतः आ गया है कि आप लिख सकते हैं कि जो है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में कि जो है मूलतः विज्ञान बनाने का प्रयास। ठीक है, पूरी तरह से विज्ञान न था, न है और न हो सकता है। अध्ययन पद्धतियों के संबंध में अंतर में लिखना है कि इसमें प्राचीन और अपरिष्कृत। ब्रैकेट में लिखिए कौन कौन सी पद्धतियां मुख्य हैं। दार्शनिक, जिसका उपयोग प्लेटो ने किया, थॉमस मोर ने किया यूटोपिया लिखने में। दार्शनिक पद्धत, ऐतिहासिक पद्धत, जिसको मुख्य रूप से अरस्तु और मैकियावेली के द्वारा, कार्ल मार्क्स द्वारा अपनाया गया। तुलनात्मक पद्धत, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में लिखें आधुनिक उपकरणों के माध्यम से मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को समझने का प्रयास। इसमें प्रतिमानों का प्रयोग कर प्रतिमानों का प्रयोग करने एवं आंकड़ा संग्रह तथा आंकड़ा विश्लेषण होता है। नेक्स्ट लिखिए मूल्यों के संबंध में। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान मुख्यतः मूल्यों पर ही आधारित है। सबके अपने अपने मूल्य हैं, जिस चीजों को सही समझते हैं उसी हिसाब से अपने विचार देते हैं। ठीक है, इसमें लिखिए कि मूल्यों में आस्था,
परंपरागत राजनीति विज्ञान में मूल्यों में आस्था, फिर लिखिए कि आदर्श एवं नैतिकता में विश्वास, उसी में आधुनिक राजनीति विज्ञान में लिखे कि मूल्य निरपेक्षता का दावा, मूल्य निरपेक्षता आधुनिक राजनीति विज्ञान में कि मूल्य निरपेक्षता का दावा। ये बात अलग है कि जो है दावा जिस तरह से हुआ था उस तरह से नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो मुख्यतः जो है आधुनिक राजनीति विज्ञान जब शुरू हुआ तो जो सर्वे होने शुरू हुए, शोध शुरू होने मतलब होने लगे, तो अधिकतर लोग जो है जो नेतृत्व किया था वह कौन लोग थे? अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक थे। उन लोगों का पहले से जो विचार था, लोकतंत्र में भरोसा था, तो जो शोध हुए इस तरह के इससे संबंधित, तो वह निश्चित तौर पर जो है प्रभावित रहे, मुक्त नहीं रख पाए, लोग पूरी तरह से निरपेक्ष नहीं हो पाया और अभी भी नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत असर पड़ जाता है। कहा कि हम मूल्यों से बिल्कुल मुक्त रहेंगे, लेकिन उस तरह से मुक्त नहीं हो सके। बहुत सारे जो है चीजों पर उनके जो है व्यक्तिगत विचारों का, व्यक्तिगत परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा है। फिर भी उन्होंने यथासंभव प्रयास किया है कि अपने आप को मूल्यों से मुक्त रखें। तो मूल्य निरपेक्षता का दावा है इनका। कमा लगा के लिख लीजिए कि इनके अनुसार इसमें राजनीति वैज्ञानिकों को, इसमें राजनीति वैज्ञानिकों को मूल्य निरपेक्ष एवं तटस्थ रहने पर बल दिया गया है। उद्देश्यों के संबंध में अंतर है, उद्देश्यों के संबंध में अंतर। जो है परंपरागत राजनीति विज्ञान में लिखिए कि राजनीति विज्ञान परंपरावादियों की मान्यता है कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना तथा व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन के मार्ग को सुगम बनाना, व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन के मार्ग को सुगम बनाना है। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक जो व्यवहारवादी हैं वो क्या लिखते हैं? लिखिए कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना है। व्यवहारवादियों लिखा ना कि व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान का उद्देश्य ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद में इसमें थोड़ा सा अंतर कर देते हैं। ये लोग तकनीकों के पर अध्ययन पे बहुत बल देते हैं, तकनीकों के प्रयोग पे, और मुख्य जो विषय वस्तु है वह कभी कभी पीछे चली जाती है। उसमें जो है उत्तर व्यवहारवाद में कहा गया है कि सार से पूर्व जो है, तकनीके से पूर्व सार है। तो अब जो है उत्तर व्यवहारवादी उसमें थोड़ा सा अंतर करके लिखते हैं। लिखिए इसमें आगे कि उत्तर व्यवहारवादी, चूंकि आधुनिक राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादी सभी शामिल हैं, देखिए उत्तर व्यवहारवादियों ने समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करना राजनीति विज्ञान का उद्देश्य बताया है।
उनके अनुसार राजनीति वैज्ञानिक, उसी में लिखिए कि उनके अनुसार राजनीति वैज्ञानिक मूक दर्शक नहीं हो सकता है, मूक दर्शक नहीं हो सकता है। जो कर्म में प्रासंगिकता की बात थी कि कर्म है, प्रासंगिकता है, मूल्य सापेक्षता है, मूल्यों पर फिर से बल। कहते हैं वो लोग कि भाई अगर आपको ज्ञान है तो आप फील्ड में आइए और काम करिए, ठीक है, ज्ञान है तो फिर आइए, ये नहीं कि नहीं जो है हम ज्ञान तो है लेकिन हम कुछ करेंगे नहीं। और वहां पर जो है बड़े तौर पे आपने देखा स्वयं वुडरो विल्सन प्रिंसटन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, राजनीति में आए और राष्ट्रपति तक पहुंचे। चाहे वर्साई की संधि हो, चाहे लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हो, उन सब में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो वह है कि भाई अगर आपके पास कर्म है तो आप जो है सॉरी ज्ञान है तो आप फील्ड में आइए, राजनीति में आइए, योगदान दीजिए मानव जीवन को बेहतर बनाने में। तो जो है मूल्य सापेक्षता के स्थान पे, मूल्य निरपेक्षता के स्थान पे इन्होंने मूल्यों पर एवं प्रासंगिकता पे बल दिया गया। अगर समस्याएं हैं तो उसके समाधान के लिए भी काम करना राजनीति वैज्ञानिकों का लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। यह मुख्य अंतर है। बंद कर दें।